आज फर्स्ट क्लास है, न्यू चैप्टर न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट को वॉइस क्लियर है? बताइए फटाफट। हरदीन हेलो, यस सर क्लियर। उमेंस यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट्स का नाम क्या है हमारा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं अगर चैप्टर की बात करूं तो मैं किस हिसाब से पढ़ाने वाला हूं और कैसे कैसे पढ़ेंगे, मैं पहले चैप्टर लीवरेज करा देता हूं। तो पहले ना हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। एंड में कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि क्लास कैसे देखना नहीं देखना, तो उसको भी मैं अलग से समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम चैप्टर लीवरेज। सर अब लीवरेज का मतलब क्या है, क्या मायने हैं, कैसे करेंगे नहीं करेंगे? अभी फिलहाल के लिए आपको एक काम करना है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा काम करना है। क्या करना है? आप ये मत समझना कि आप अभी कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आप ये मत समझना कि भैया हमें 1 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक टास्क के तरीके से मत लेना, ठीक है ना। इसको सिर्फ ऐसे समझना कि आप कुछ सीख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो। तब चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग इसमें हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नाम लीवरेज क्यों पड़ा है इसका वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात करूं तो ना हम अपने बिजनेस के अंदर ना कुछ एक्टिविटी करते हैं और किस हिसाब से चलता है वो सारी चीजें मैं एक बार आपको बता दूं। आइए देखिए, मैं एक आपके सामने इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं। एक इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, ये रहा। अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर, पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें आपसे पूछ लूं, आपको आता भी नहीं आता। सबसे पहले मैंने निकाला सेल्स। अगर सेल्स मैं कहूं कि 1000 यूनिट है और भैया 20 रुपए का यूनिट है, तो आपका जवाब होगा सर 1000 यूनिट 20 रुपए का, तो यानी 20,000 रुपए का आपका क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा। सेल्स में से हम सबसे पहले माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा? 1000 मान लेते हैं कि 8 रुपए यूनिट है, तो कितने आ गए ये? 8000, ठीक है ना। कितने आ गए ये? 8000। अगर मैं इस 8000 को जब माइनस करूं ना, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन, तो एक न्यू नाम आपको पता चला कि जब सेल्स में से हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है? हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर फिक्स कॉस्ट ना हुआ। तो मेरा यहां पे आया कंट्रीब्यूशन, दैट इज 12,000 रुपीज, ठीक है। अब इसमें से हमें लेस करना होता है फिक्स कॉस्ट। क्या लेस करना होता है हमें? दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, सपोज फिक्स कॉस्ट मेरा 2000 है, तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज 10,000। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ये है हमारा प्रॉफिट। लेकिन क्या, आप मुझे बताओ, इस प्रॉफिट में से हमने कोई टैक्स माइनस किया है? तो जवाब सर अभी तो आपने कोई टैक्स इसमें से माइनस नहीं किया है, तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर, बिफोर टैक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। या फिर इसको हम बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर, मैं इसको थोड़ा और एलिब्रेट कर दूं, प्रॉफिट बिफोर, यहां से लिख देता हूं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। और इसको शॉर्ट फॉर्म में पता है क्या बोलते हैं? PBIT। और एक और शॉर्ट फॉर्म है जो काफी पॉपुलर है इसके अलावा, हम कह सकते हैं अर्निंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड टैक्स। इसको बोलेंगे EBIT।
IT, ठीक है। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमारा क्या है, ये प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेल्स में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दोगे आप, फिक्स कॉस्ट, तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम, EBIT बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलने वाले हैं, EBIT बोलने वाले हैं। सर थोड़ी साउंड इंक्रीज कर दो। ओके, साउंड इंक्रीज करना है। कितने बच्चों को साउंड में प्रॉब्लम है बता दीजिए, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं। एक बार बताओ कितने स्टूडेंट को साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। अभी बताएंगे राधिका। सर नो प्रॉब्लम विद साउंड, के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है रितेश, नो प्रॉब्लम सर। एक बार जिसका साउंड में थोड़ा सा था, मुकुंद, एक बार आप शायद वॉल्यूम इंक्रीज करके देखिए, शायद आ जाए। फिर भी नहीं आता तो बताना, मैं इधर से थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। कई बार होता है ना, जब हम साउंड बढ़ा देते हैं ना, तो कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर वॉइस थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मतलब कि सही नहीं आ रही, प्रॉपर फटी फटी सी आवाज आ रही है, इस तरीके से बच्चे कहते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं कहा, ठीक है। तो हम दोबारा पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, सेल्स, सेल्स में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो क्या निकल के आएगा आपका, कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, EBIT, ठीक है ना। क्या निकल के आएगा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से फिर हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, फिर माइनस करते हैं इंटरेस्ट। मान लेते हैं कि 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ना, इसको पता है क्या बोलने वाले हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब आई हट जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। पहले क्या था, EBIT था, अब आई तो दे ही दिया, तो क्या बच गया, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। कितने बच गए, 9,000, 9,000। अब जाके कहीं हम इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, अब जाके क्या माइनस करते हैं इसमें से टैक्स। टैक्स मान लो 50% है, अगर हम 50% टैक्स को मान ले तो ये कितना बनेगा हमारा, 9,000 का 50%, 4,500, तो ये आ गया हमारा 4,500। दैट इज आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद की अर्निंग, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये जो पैसा होता है ना, ये वाला पैसा, तो ये शेयर होल्डर के पास चला जाता है, शेयर होल्डर के पास चला जाता है, शेयर होल्डर के पास चला जाता है ये पैसा, ठीक है। मान लो मेरे 5,000 या 10,000 शेयर है, तो मैं 4,500 रुपए कितने लोगों में बांट दूंगा, 10,000 में बांट दूंगा, तो जो कि हमारा आ गया 0.45। इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसको क्या कहते हैं हम, डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड समझ में आया कैसे निकला। सबसे पहले सेल्स होता है, उसमें से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद फिर आप दूसरे एक्सपेंस को भी माइनस कर दो। जब दूसरे एक्सपेंस को भी आप माइनस कर देते हो तो फिर जाके हमारा कहीं ये मतलब कि दूसरे यानी इंटरेस्ट को माइनस कर दो, फिर हमारा क्या निकलता है, ये निकलता है हमारा डिविडेंड। क्या निकलता है हमारा, डिविडेंड। सर कौन सा टॉपिक, अभी कोई टॉपिक नहीं करा रहे, अभी बस समझिए, जब तक समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ते जाएंगे। पहले आप एक बार इसको ध्यान दीजिए, एक बार फटाफट से। का कहना है सर समझ में नहीं आया, राधिका बंसल का कहना है कि सर समझ नहीं आया। जब समझ नहीं आया तो इसका पता है एक सॉल्यूशन है, इसे मिटा के दोबारा समझाया जाए। सर क्या टॉपिक करा रहे हो, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए, मैं फिर से कराता हूं। आज बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं हम लीवरेज। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, लीवरेज। अब जब लीवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि होता ऐसा है ना कि जब हम न्यू सब्जेक्ट्स के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए, जो कि अक्सर पूरे सिलेबस में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करूं कि आप जो है ना, आप कहीं नई जगह पे जाते हो, मान लेते हैं कि अगर आप साउथ इंडियन नहीं हो, अगर आपको केरल भेज दिया जाए तो आपको वहां प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होने वाली है वहां पे, लैंग्वेजेस की। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट्स एकदम न्यू है, जिसका पीछे से इतना ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले हम कुछ बेसिक बेसिक से वर्ड सीख रहे हैं, तब जाके हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बेसिक बेसिक से वर्ड्स। तो चलिए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यानी मैं अगर आपसे बात करूं कि सर इसके अंदर आपने शेयर्स, शेयर्स का नाम सुना है सबने, क्या शेयर्स का नाम सुना है आपने,
शेयर्स क्या होता है, किसी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी होता है वो अपने शेयर्स को इश्यू करती है। तो सेकंड सेमेस्टर में तो खूब पढ़ा शेयर। अब इस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड कैसे दिया जाता है, शेयर्स होल्डर को डिविडेंड कैसे दिया जाता है, हम एक बार ये समझे कि कैसे कंपनी डिविडेंड निकालती होगी, है ना, शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड कैसे निकालती होगी। तो ऑब्वियस बात है कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट वाला हिस्सा जो दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। लेट सपोज कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो है, नंबर ऑफ जो शेयर्स है, नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो 10,000 है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने का है, 10,000 यूनिट है नंबर। तो सबसे पहले शेयर्स के लिए हमें प्रॉफिट जानना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पॉइंट हमारा सबसे ऊपर आएगा सेल्स। मान लिया मैंने मेरा सेल्स कितने का है, 10,000 का है। अब इसमें से माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सर, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 8,000, या फिर मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट हमारा 3,000 है ना, 3,000। तो अब इसके बाद जो माइनस करेंगे ये निकलता है हमारा कंट्रीब्यूशन। तो एक नाम रख दिया हमने कंट्रीब्यूशन, नाम रख दिया राधिका कंट्रीब्यूशन, नाम रख दिया, तो बचा 7,000 के। मतलब हमने वेरिएबल कॉस्ट मानने के बाद जो रिजल्ट आता है ना उसको कुछ नाम देते हैं, तो यहाँ पे नाम कंट्रीब्यूशन। हालांकि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट कमा रहे हैं जिस यूनिट से, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो कंट्रीब्यूशन है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि नाम रखा है। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो आप क्या, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या माइनस कर दो आप, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 1,000 है। तो बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 6,000, बचा कितने हमारे पास 6,000। इसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लंबे में तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं EBIT। EBIT, अरे हाँ आपने अकाउंट्स में भी तो पढ़ा है EBIT आपने। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सर अगर मैं सिंपल सी बात करूं ना, तो सेल्स पता है क्या होता है, सेल्स हमेशा याद रखना हमारा कॉस्ट, और कॉस्ट में क्या जोड़ दो आप, प्रॉफिट, तो ये क्या बन जाता है, सेल्स बन जाता है। तो और कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स कॉस्ट कर दो और प्लस प्रॉफिट कर दो, तो इसका मतलब भी सेल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम पूछा कि सर क्या फिक्स कॉस्ट माइनस करना जरूरी, अगर है तो करना पड़ेगा। यहां सारा खेल फिक्स कॉस्ट का ही होता है ज्यादा से ज्यादा। बड़ी बड़ी कंपनी अगर देखो ना आपकी बंद हो गई तो फिक्स कॉस्ट की वजह से बंद हो गई। अब इसके अंदर से माइनस हम करेंगे इंटरेस्ट, माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 2,000 है। अगर 2,000 इंटरेस्ट है, माइनस कर दो, तो अब जो बचा माइनस करके आया क्या हमारा, इसको नाम देंगे EBT। EBT, आई हट गया तो EBT, आई फॉर इंटरेस्ट, माइनस कर दिया तो EBT। अब इसमें से क्या माइनस करोगे सर, टैक्स माइनस करोगे। लेट सपोज एग्जांपल टैक्स हमारा 50% है, तो 50% टैक्स इस 4,000 का निकालोगे जो कि आएगा हमारा 2,000। तो नाउ रिजल्ट हमारे पास 2,000 रुपए माइनस करने के बाद आ गया। इसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये सब माइनस हो रहे हैं, ये सब ना माइनस हो रहे हैं यहां से, तो माइनस के लिए आप ब्रैकेट का सिंबल यूज करिए तो बेटर है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये पैसा मिल जाता है हमारे इस शेयर होल्डर को, ये पैसा मिलता है शेयर होल्डर को, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो 10,000 है। तो अगर मेरे को कोई पूछे कि भैया कितने मिलेंगे शेयर होल्डर को, तो मैं आपको बताना चाहूं कि ये पैसा मिल जाएगा हमारे शेयर होल्डर को। नंबर कितने बताए मैंने सर, नंबर तो आपने बताए 10,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो डिविडेंड अगर मैं सारा का सारा बांट देता हूं तो डिविडेंड क्या कहलाएगा, अगर ये सारा मैं बांट देता हूं तो ये कहलाएगा भाई 2,000 कमाए हैं और कितने लोगों में बंटने हैं, 10,000 में। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या आ गया 0.2 यानी 20 पैसे, 0.2। तो एक शेयर होल्डर को कितने रुपए डिविडेंड मिल गया, 0.2। तो ये एक नॉर्मल हमारा किसी कंपनी के अंदर ये सिनेरियो रहता है। अगर सवाल में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस होगा, ठीक है ना। बाकी अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं आता है सवाल में, तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो क्या हमें ये समझ में आया सेल्स। अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है, अगर मैं बोलूं मेरा फिक्स कॉस्ट, मुझे कुछ बातों का जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं, अगर मैं बोलूं मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मेरा एट द रेट 3 पर यूनिट है, पर यूनिट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना है 3 पर यूनिट। जवाब देना। यहां पे मान लो अगर मैं 2,000 यूनिट पे आपसे पूछ लूं, 3,000 यूनिट पे आपसे पूछ लूं,
और 4000 यूनिट से आपसे पूछ लूं, ठीक है ना, आप हमेशा मुझे आंसर दीजिएगा। तो अगर मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए है, तो मुझे बताइए अगर 2000 यूनिट होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। 2000 इंटू में 3 कितने होंगे आपके, 6000 होंगे। ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। यूनिट मतलब एक यूनिट पे आपके 3 रुपए। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको जरूर पार्टिसिपेट करना होगा। अगर कमेंट में नहीं बताएंगे तो लाइव क्लास लेने का फायदा ही क्या है आपको, फिर तो यूट्यूब पे भी आप पढ़ लेते हैं। तो मैं बोलूं वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए है, तो 3 रुपए 3000 अगर यूनिट में बनाता हूं तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, फटाफट बताइए वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा। अगर मैं 3000 यूनिट बनाता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बताइए मुझे फटाफट कमेंट में। 3000 यूनिट बनाऊंगा तो 9000। शुभम का जवाब आ गया, सबसे फास्ट जवाब आया शुभम का 9000। सर कैसे, 3000 इंटू में 3, 9000 9000। मुकुल का भी आ गया और स्कूल का भी आ गया, सुनही का भी आ गया, राधिका भी का आ गया, बिल्कुल सही जवाब। अब इसके बाद अगर मैं पूछूं 4000 यूनिट पे बताओ तो कितने होंगे, क्या कोई स्टूडेंट 4000 यूनिट पे भी बता सकता है क्या, 4000 यूनिट पे देखते हैं फटाफट। बिल्कुल 12000, 12000 बिल्कुल सही जवाब, 12000। यानी जैसे जैसे हमारा यूनिट बढ़ेगा या यूनिट घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, चेंज, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, वेरिएबल। अब मान लो मैं फिक्स कॉस्ट कहता हूं, तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट जो एक बार लग गया सो लग गया, हर बार लगेगा। जैसे सपोज करो मैं यहां पे मैं जहां पे पढ़ा रहा हूं ना, ये एक पूरा कमरा टाइप का, यहां पे अगर मैं ऑफलाइन ट्यूशन खोलता हूं और इस कमरे का किराया, इस इंस्टीट्यूशन का किराया, इस जगह का किराया 10,000 है। अगर मैं 2 बच्चे पढ़ाऊंगा तो मुझसे मकान मालिक 10,000 मांगेगा, 5 बच्चे पढ़ाऊंगा तब भी मुझसे मकान मालिक 10,000 मांगेगा, और 40 बच्चे पढ़ाता हूं तब भी मुझसे मकान मालिक, मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो किराया कितने मांगेगा, हमारा 10,000 मांगेगा। तो फिक्स कॉस्ट की यही खासियत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल आपका फिक्स रहता है। तो मेरे से बोलोगे ना फिक्स कॉस्ट, तो मैं मान लो यहां के लिए बता देता हूं कि फिक्स कॉस्ट हमारा जो है वो सपोज करो 4000 है। फिक्स कॉस्ट कितने हैं, 4000। जल्दी जल्दी जवाब दो, अगर मैं 3000 यूनिट पे जाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नेवर बीन चेंज, कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं 3000 यूनिट पे जाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो फिक्स कॉस्ट क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब 4000। और अगर मैं 4000 यूनिट पे पूछूं तब भी जवाब 4000। तो समझ में आया, फिक्स कॉस्ट हमारा चेंज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट एवरी टाइम क्या रहता है, हमारा फिक्स। तो कई बार मैं अगर आपसे पूछ लूं इतने यूनिट पे वेरिएबल इतने हैं और फिक्स कितने हैं, तो अगर आपको एक भी यूनिट का फिक्स पता है तो आप झट से उसका आंसर दे सकते हो। सभी बच्चों ने जवाब दे दिया है। अगली बात करते हैं, इससे आगे हम बढ़े अगर, तो फिक्स कॉस्ट के बाद हमारा एक तो हमें यह समझ में आ गया कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये समझ में आ गया फिक्स कॉस्ट ऑलवेज गिवन होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है ना, पता है किस पे निकाला जाता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है ना किस पे निकाला जाता है, इंटरेस्ट निकाला जाता है हमारा लोन के ऊपर, इंटरेस्ट निकाला जाता है हमारा डिबेंचर के ऊपर। अब कई बार ऐसे होगा आपको 10% लोन ऐसे दे देंगे, 10% लोन ₹1,00,000। तो अगर मैं यहां पे आपसे ब्याज बोलूं ना निकालने को, तो 10% लोन 1,00,000 पे, तो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट यहां पे पता है कैसे निकलेगा, 1,00,000 रुपए का तो भैया पैसा है, रुपए है, उसके ऊपर 10% की बात कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट आ गया मेरा 10,000। अगर मैं ऐसे लिखूं 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर ₹1,00,000, तो अब इस पे भी इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या, इस पे भी इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 1,00,000 पे और सीधा सीधा कितने परसेंट निकाल दोगे, 12% निकाल दोगे, जो कि आ गया 12,000। तो क्या आपको इंटरेस्ट निकालने आया। अगर मैं आपको अमाउंट दे दूं और परसेंटेज दे दूं तो बहुत आसान है इंटरेस्ट निकालना, आप निकाल लोगे, इंटरेस्ट निकालना निकाल लोगे। राधिका ने बता भी दिया सर 10,000 आएगा, तो इंटरेस्ट निकालना है तो निकाल लोगे। तो हम क्या समझ गए भैया, सेल्स में से पहले वेरिएबल माइनस करो तो क्या निकल के आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करो, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या आएगा, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो तो क्या आएगा, ईबीटी, इसके बाद जो भी टैक्स रेट है इसके ऊपर टैक्स रेट लगाओ, ईएटी, और ये पैसा किसको चला जाता है, शेयर होल्डर को चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये पैसे, अगर हमारे 2 तरीके के शेयर्स हैं, शेयर्स आपको पता होगा कि हमारे शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, एक कौन से और एक कौन से। तो मैं अगर बात करूं शेयर 2 तरीके के, तो पहला जो शेयर्स होता है वो होता है हमारा इक्विटी शेयर होता है एक, और एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। अभी तो इतना पढ़ के आए हो आप सेकंड सेमेस्टर में। तो पहले अगर प्रेफरेंस शेयर है तो पहले मैं माइनस कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्योंकि ये क्या होता है, ये फिक्स होता है,
सपोज करो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 500 रुपए है, तो अगर मैंने 500 माइनस किया तो जो अब बचा 1500, ये पता है किसके लिए अवेलेबल है, ये इक्विटी शेयर के लिए अवेलेबल है। तो अब डिविडेंड अगर मुझे निकालना हुआ तो मैं यहां पे अब ये नहीं रखूंगा, अब मैं रखूंगा 1500 और मेरा डिविडेंड बदल के आ जाएगा 0.15। तो इसके अंदर जब हम चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो बहुत बार यहाँ पे ईबीआईटी यूज होगा, बहुत बार अर्निंग आफ्टर टैक्स यूज होगा, बहुत बार आपका ईएटी यूज होगा, बहुत बार आपका अर्निंग या फिर ईएटी के बाद ईबीटी यूज होने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं जो कि बहुत बार यूज होंगे, तो आप उसको समझ लें, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आप सभी स्टूडेंट को क्लियर? तो मेरे हिसाब से होपफुली यहां तक क्लियर भी होगा। आइए आगे बढ़ जाएं। अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज लीवरेज। लीवरेज सर, लीवरेज का मतलब क्या होता है? लीवरेज का मतलब होता है, जैसे सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि हम ना अपने बिजनेस में कम एफर्ट लगा के, बहुत कम एफर्ट लगा के ज्यादा काम आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं आपके सामने क्या करूं, सिंपल सी बात है, एक कोई नट बोल्ट हो और नट बोल्ट मैं आपको बोलूं कि भैया इस नट बोल्ट को खोल के दिखाओ हाथ से, तो आप उस नट बोल्ट को ना नहीं खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे, उसके अंदर बड़ा मेहनत लगाना पड़ेगा। अगर मैं उसी को आपको कोई रेंच दे दूं या फिर जो खोलने का कोई प्लास दे दूं तो उससे आप इजीली खोल लोगे, क्योंकि आपको एक टूल मिल गया। सेम ऐसे बिजनेस के अंदर क्या होता है, तो आप अगर हाथ से खोलने बोलूं तो आप इतना दम लगाओगे, इतना दम लगाओगे, खोल ही नहीं पाओगे। अगर मैं उसको प्लास दे दूं तो आप इजीली खोल पाओगे। इजीली, इजीली से क्या मतलब है कि आप ना बिजनेस के अंदर इजीली ग्रोथ कर पाओगे। तो ये चैप्टर सिखाएगा कि आपके बिजनेस के अंदर कहां पे डिफॉल्ट है, फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है आपके पूरे बिजनेस पे। तो ये चैप्टर आपको ये सिखाने वाला है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कम एफर्ट लगाते हैं। मान लेते हैं कि आपको हैंड पाइप, आप सबने देखा भी होगा हैंड पाइप जिसको हम बर्मा बोलते हैं, तो हैंड पाइप को अंदर क्या होता है, एक लीवर होता है, ऐसे करके हम चलाते हैं हैंड पाइप, ऐसे करके हम चलाते हैं, चलाते ही पानी आ जाता है। मान लो ये जो लीवर है ये टूट जाए या ये खराब हो गया, आपको हाथ से खींचना है, तो अगर आप हाथ से उसको खींचोगे, अगर हाथ से, तो भाई आपसे खींचेगा, थोड़ा बहुत तो खींच ही लोगे मैं जानता हूं, लेकिन पानी भी चुल्लू भर ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन वही आपको एक सहूलियत दे दिया गया, उसका हैंडल है, तो हैंडल से आपने एक बार प्रेस किया तो पानी एक गिलास से ज्यादा निकाल लोगे और उससे भी ज्यादा। तो दूसरे बारे में जब हैंडल लगा हुआ है तो आपने कम एफर्ट लगा के भी ज्यादा आउटपुट निकाल लिया। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप गलती कर रहे हो तो आप कहां पे आप ठीक करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चैप्टर क्या बताएगा कि आपके कहां कहां कमी है, जैसे फिक्स कॉस्ट में गड़बड़ी आ रही है या इंटरेस्ट में गड़बड़ी आ रही है, तो डिपेंड्स करता है। तो इस चैप्टर में क्या सीखेंगे सर, इसको नापने के लिए, क्योंकि कहां गड़बड़ी है इसके लिए यहां पे लीवरेजेस बनाए गए हैं। और सर एग्जाम के अंदर ये चैप्टर ना, आप मान लो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ आए या फिर ना आए, ये चैप्टर जरूर आएगा। ये चैप्टर आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 10 से लेके डिपेंड करता है 15 नंबर का एक सवाल इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। और हर बार बच्चों को बोलता हूं कि भैया ये चैप्टर छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। इसके अंदर हमें 3 तरीके के लीवरेज सिखाया जाता है। एक सिखाया जाता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ, कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे DOL। DOL, मैं ज्यादा से ज्यादा DOL वर्ड यूज करूंगा। दूसरा सिखाया जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कहूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा DFL।
एफ एल, DOFL भी बोल देते हैं कई बार, या फिर हम DFL भी बोल देंगे इसको। इसके बाद थर्ड वन जो आपको सिखाया जाएगा, डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज, कंबाइन लीवरेज, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे DCL। क्या कहेंगे? DCL, इसको शॉर्ट फॉर्म में DCL कहेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म बताए हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं इस चैप्टर के अंदर यूज करने वाला हूं। DFL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, DCL, कंबाइन लीवरेज, DFL, फाइनेंसिंग लीवरेज। अब चलो हम इसको ऐसे समझते हैं। जो मैंने अभी फॉर्मेट बनाया ना, फिर से एक बार फॉर्मेट बनाता हूं मैं उसको, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फिर समझते हैं हम। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तब समझेंगे। ये रहा एक इनकम स्टेटमेंट। सारे फॉर्मूले आपको कुछ याद नहीं करना, आपको समझना है बस, पर्टिकुलर। और ये है लीवरेज, सॉरी लीवरेज लिख दिया मैंने, इसको इनकम स्टेटमेंट ही कहेंगे, इनकम स्टेटमेंट। चलिए अब सबसे पहले क्या होगा हमारा, सेल्स। सेल्स यहां आ जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा इसमें से लेस क्या करोगे सर? लेस करने वाला हूं वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज VC कहूंगा। तो सेल्स में से जब VC माइनस करेंगे तो क्या आएगा पता है? कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा हमारा? कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। और जब इसमें से हम लेस कर देंगे, क्या लेस करोगे सर? फिक्स कॉस्ट। क्या लेस करूंगा मैं? फिक्स कॉस्ट, जिसको मैं FC भी कह दूंगा। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा? रिजल्ट आएगा हमारा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा क्या? EBIT। क्या आ जाएगा? EBIT आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऑपरेटिंग जो है ना, जो हमारा ऑपरेटिंग है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन को हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। इन दोनों के बीच को हम कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी DOL कहते हैं रिलेशन को। तो सर अगर हमें DOL निकालना है तो हमें टाइम्स में निकालना होगा, परसेंटेज में। मैं भी 1-2 साल का डेटा लेके भी कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। हमें टाइम्स इन द सेंस आपको पॉइंट में निकालना होगा। तो DOL क्या बताता है, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कहता है भैया कंट्रीब्यूशन, और उसको डिवाइड कर दो आप EBIT, कंट्रीब्यूशन और डिवाइड कर दो EBIT। तो उससे आपको ऐसा डेटा पता चलेगा जिससे कि एक टाइम में आएगा। अभी मैं पहले फॉर्मूला लिख लूं, फिर मैं अपना एक डेटा करूंगा, फिर बुक के क्वेश्चंस करूंगा, आप देखते जाइए। इसके बाद यहां से क्या माइनस करो? इंटरेस्ट। सपोज करो जो भी इंटरेस्ट आया, तो अब ऑपरेटिंग का मतलब हमें बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग का फिक्स कॉस्ट से लेना देना है, और फाइनेंसिंग का किससे लेना देना है? इंटरेस्ट से। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने कि इन दोनों डेटा की बात करूं, इन दोनों डेटा को हम कंबाइन अगर करते हैं, इससे जो रिजल्ट आएगा यहां से, उसे हम कहेंगे DFL। क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारा EBIT डिवाइडेड बाय EBT डिवाइडेड बाय EBT। डिवाइड क्या हो गया? EBT। सिंपल से याद रखना, ऊपर वाला जो सबसे टॉप पे आया और जिसके बीच में कंपेयर करना है डिवाइड कर दो, फिर जिससे कंपेयर करना है डिवाइड कर दो। तो अब लास्ट में हमारा एक और फॉर्मूला है जो इन दोनों को मिला दें। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो क्या होगा? कंबाइन। तो कंबाइन अगर मैं DCL निकालूं, DCL तो मिलाने को क्या करेंगे हम? कंट्री डिवाइडेड बाय EBIT, है ना। और इसको इनटू कर दो, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो आपको क्या समझ में आया? यहां आप ध्यान से देखो क्या समझ में आया। यहां देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो कट गया। मैथमेटिक्स के तो आप बिल्कुल महान हो, तो आपको पता ही है कट गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट बना वो बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। यानी इसका जो रिलेशन कंबाइन होगा वो कंबाइन रिलेशन इसके बीच में और इस लास्ट वाले के बीच में, इसको हम बोल रहे हैं EBT।
इसके बीच में रिलेशन होगा कंबाइन, मतलब इससे डिवाइड ये कर दो, आपका कंबाइन पता चल जाएगा। सर ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाऊं तो आपको बात समझ में आएगी कि अच्छा सर इसलिए ये चैप्टर सिखाया जा रहा है। ठीक है, एक मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तब आपको मजा आने वाला है। तो आइए मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल और अपने ही एग्जाम्पल ले लूं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कर रहे हैं सर ऐसा। देखो बहुत सारे बच्चों का ना एक मेरे से बड़ा कंप्लेन रहता है, बहुत नाराज रहते हैं बच्चे कि सर आप बहुत लंबा कराते हो, बहुत धीरे कराते हो, बहुत डिटेल में समझाते हो, इतनी जरूरत भी नहीं, हम तो पेपर पास कर ले। तो देखो मैं कई बार सोचता भी हूँ कि यार मैं ना कुछ शॉर्ट्स में कराऊं, बच्चे खुश हो जाएं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि थोड़े टाइम की खुशी ना आपके लंबे समय के लिए दुख का कारण बन जाएगा। अगर अभी आपने पढ़ लिया ना तो मैं इतना गारंटीड कह सकता हूं, जो बच्चा सीए इंटर में कर रहा होगा ना, सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 2 का पेपर है, पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब कि मेरे मुझसे पढ़ के उस सीए का पेपर अटेम्प्ट कर सकता है बहुत इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एमबीए पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि मुझे स्टूडेंट को सिखाना है, बस बात खत्म। अब बच्चे थोड़ा नाराज हो जाते हैं, अब उसका कोई नाराजगी का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो फिर करियर की बात आ जाएगी। मुझे ज्यादा आपके नाराजगी से आपके करियर की चिंता है कि आपके भाई करियर आगे कोई दिक्कत ना हो आपके करियर में, कि आपको याद रहे कि यार मैंने पढ़ा था और अच्छे से पढ़ा, और जब भी ये रजिस्टर ओपन करो तो आपको सारी चीजें याद आ जाए, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए सेमेस्टर 2 में तो मुझे मौका ही नहीं मिलता क्योंकि समय इतना कम होता है और बच्चे भी थोड़ा उतना, अब तो आप सारे एक्टिव हो चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए चलिए सेल्स की बात करते हैं। मैं एक अपना एग्जांपल ले लेता हूं। सेल्स मान लेते हैं कि 10,000, सेल्स मान लेते हैं कि हमारा कितना है 10,000 है, ठीक है, या 1,00,000 मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा अमाउंट मान लेते हैं, और हमारा 1,00,000 से बढ़ के हमारा सेल्स हो गया 1,20,000। अब आप मुझे बताओ, अब मैं ये बात कर रहा हूं फर्स्ट डेटा और इसके बाद फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ मेरा सेल्स 1,00,000 से जब 1,20,000 हुआ तो मैं कह सकता हूं कि मेरा 20% हमारा सेल्स बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया हमारा सेल्स? 20% बढ़ गया। तो नॉर्मली पहले साल में 1,00,000 सेल कर रहे थे, अब 20 कर रहे हैं, तो हमारा कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि इसी परपोर्शनेट में बढ़ेगा तो मैं वेरिएबल कॉस्ट अपने हिसाब से कैलकुलेट करके लिख दूं। मेरा कैलकुलेटर ये रहा, तो 50,000, तो इसको मान लेते हैं 50% वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये 50 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 20% बढ़ जाएगा, यानी जितना होगा वही तो बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी कितने परसेंट में इंक्रीमेंट हुआ? जितना सेल्स इंक्रीमेंट उतना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीमेंट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। तो ये भी 50,000 आ गया और ये भी कितने आ गए? 60,000। तो ये भी कितना बढ़ा हमारा? देखो कंट्रीब्यूशन भी 20%। सर यही सिंपल सी तो बात है, जब वो 20 बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही। अब मान लेते हैं कि मेरा 40,000 फिक्स कॉस्ट है। 40,000 क्या है मेरा फिक्स कॉस्ट? तो दोनों लेवल पे मेरा फिक्स कॉस्ट 40 रहेगा। अब ईबीआईटी की बात करते हैं। ईबीआईटी क्या है? 10,000, और ईबीआईटी कितने हमारे? 20,000। ईबीआईटी कितना है? 20,000। क्या यहां तक देख रहे हो? अब मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा? मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा? सर प्रॉफिट ये 10 से 20 हो गया, तो प्रॉफिट पता है कितना बढ़ गया हमारा? 100% प्रॉफिट बढ़ गया, है कि नहीं? मानते हो बात को? कितने परसेंट प्रॉफिट बढ़ गया? 100%। हमने सेल्स में कितना एफर्ट लगाया? सर सेल्स में एफर्ट लगाया हमने 20%, तो हमारा प्रॉफिट में कितना इंक्रीमेंट लग गया? सर प्रॉफिट में इंक्रीमेंट लग गया हमारा 100%। तो लीवरेज का मतलब है हमने कम एफर्ट लगाया सेल्स में और रिजल्ट इतना सारा, जो मैं एग्जांपल ले रहा था, कम एफर्ट लगा के हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? बहुत सारा आ गया। चलिए सर इंटरेस्ट भी ले लेते हैं। चलो इंटरेस्ट भी ले लेते हैं। इंटरेस्ट हम मान लेते हैं कि 5,000, तो ये भी काइंड ऑफ फिक्स ही रहता है, और 5,000। तो अब देखो और प्रॉफिट बढ़ गया। ओ माय गॉड, ये 5,000 से और ये हो गया 15,000, तो अब तो भाई ये 200% बढ़ गया। क्यों? 5 से 10, 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000, और 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 50 नहीं, ये कितने परसेंट बढ़ गया? 15,000 होगा ना। 10,000 डिवाइडेड बाई इंटू 100, 200% बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं ये हुआ। सर आप मुझे एक और कॉलम बना के थोड़ा समझाइए। मैं बोला बिल्कुल समझाते हैं। अभी सर थोड़ा हमें दिमाग के अंदर इतना फिट नहीं बैठ रहा। चलो एक कॉलम और बनाया आपके लिए, एक कॉलम और बनाया। मैं सेल को ना
मैं सपोज करो मैं कम कर देता हूं थोड़ा, कितना कम करूं, 70,000 कर देता हूं, सेल्स हो गया हमारा 70,000, तो ये 50% कितने हो जाएंगे, 35,000 हो जाएगा। तो बचा कितना हमारा, 35,000, या 70 की जगह 80 कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कितने कर दें, 80,000, 80,000 कर देते हैं, तो हमारा ये 40,000 होगा, और 40 के बाद हमारा ये कितने बचेंगे, 40,000, और फिक्स कॉस्ट क्या है, 40,000, और प्रॉफिट क्या आया हमारा, प्रॉफिट कितना आया हमारा, प्रॉफिट आ गया हमारा 0। अब ये देखो, यानी सर सेल्स 20% बढ़ाया तो प्रॉफिट 200% बढ़ गया, सेल्स 20% घटाया तो प्रॉफिट खत्म ही हो गया, प्रॉफिट 0 ही हो गया। इसीलिए आप जितने भी शोरूम वगैरह देखते हो, मॉल वगैरह में ओपन होता है, कई सारे ऐसे मॉल्स हैं जो कि खुले तो बड़े जोर शोर पे थे लेकिन बंद हो गए आज के टाइम पे। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिसाइड करता है कि आपका फिक्स कॉस्ट आपके परफॉर्मेंस में क्या रहेगा। अगर फिक्स आपकी इनकम आती रह रही है तो फिक्स कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फिक्स कॉस्ट रख लोगे तब भी आप सर्वाइव करोगे और प्रॉफिट बहुत तेजी से कमा लोगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो फिक्स कॉस्ट आपके बिजनेस को चलने ही नहीं देगा, वो आपके बिजनेस को क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब देखो ना, मैं अगर 5,000 और सेल्स घटा कम कर दूं तो मैं तो लॉस में आ जाऊंगा, मैं किस में आ जाऊंगा, लॉस में। लेकिन मैं अगर 1,30,000 अगर मैं कर दूं तो प्रॉफिट पता है कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, 10,000 और बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट जब रिकवर होता है तो उसके बाद जितना हिस्सा होता है वो सब प्रॉफिट होता है। इसके बाद मान लेते हैं ये 5,000, ओ माय गॉड, ये तो लॉस में आ गए हम 5,000। कहां हम पहले सोच रहे थे 5,000 का प्रॉफिट, कहां हम आ गए 5,000 के लॉस में। तो 100% का नुकसान हो गया 20% सेल ड्रॉप डाउन होने की वजह से। चलिए सर, अब आप एक बार डीओएल निकाल के दीजिए। डीओएल क्या समझ में आई बात? तो लीवरेज यही हम कंपेयर करते हैं 1 साल से 2 साल के डेटा को, और फिर एनालिसिस करते हैं कि भैया हमें फिक्स कॉस्ट कितनी रखना है, किसमें, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या कहता है, सिंपल, किसके बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में। फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी फॉर्मूला कमेंट में लिखिए। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होगा, कमेंट में फटाफट लिखिए। डीसीएल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी होगा। मैंने ईबीटी ही लिखा है शायद, पीछे ईबीआईटी लिख दिया क्या, ईबीटी ही लिखा है, डीसीएल डीएफएल, अच्छा ये ईबीआईटी बच्चे ये कह रहे हैं, चलो ईबीटी होगा, बिल्कुल सही। मैंने यहां तो ईबीटी कर दिया, वहां कर दिया, चलो कोई दिक्कत। मुझे बताओ डीओएल का फॉर्मूला, अब तो दिखा दिया यार, अब तो आप बोल ही दोगे, डीओएल का फॉर्मूला तो बता ही दोगे, मैंने दिखा दिया। तो डीओएल का फॉर्मूला यानी मुझे क्या करना चाहिए, 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यानी कितने आ गए, 5 आ गए। मैं सिंपल करके दिखाऊं, 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 तो कितने आ गए, 5। यहां पे 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000 तो यहां आ गया 3। और यहां पे कितना है, 40,000 और डिवाइडेड बाय 0 है, 40,000 डिवाइडेड बाय 0, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 40, फिक्स कॉस्ट, और प्रॉफिट 0 है, ईबीआईटी। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 0 तो बहुत ज्यादा आ गया, ये तो 40,000 ही आ गया हमारा, डी 0 से डिवाइड करोगे तो 40,000 ही हो गया। हम इस 2 की बात कर लेते हैं, 0 वाले को तो रहने ही देते हैं। अब देखो हमारा जो है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है, अगर हमारा लीवरेज 1 आता है, ऑपरेटिंग लीवरेज 1 आता है, तो ये पता है क्या इंडिकेट करता है, लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज 1 आने का मतलब है आपका फिक्स कॉस्ट नहीं है, आपका फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। किसका मतलब, 1 का मतलब। जैसे मान लो अगर मैं यहां से फिक्स कॉस्ट काट दूं, सपोज करना यहां से फिक्स कॉस्ट अगर हटा दूं, तो ये भी कितना आएगा 40,000, और हमारा डीएफएल कितना आ जाएगा, डीओएल कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारा है ही नहीं, ये बेटर है। और 1 से जितना भी ज्यादा आ जाए, जैसे 1.1 आ जाए तो हमारा फिक्स कॉस्ट है 0.1, तो जितना 1 के बाद पॉइंट आएगा तो उतने गुना हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाता है, प्रॉफिट का उतने टाइम हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाता है। ऐसे समझो 5 आ गया, और 5 आ गया तो हमारा प्रॉफिट कितना है 10,000, तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, 5 में से 1 तो घटा ही दो, 5 में से 1 घटा दो, बचा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको 4 से, तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, इसका 4 गुने है। मतलब अगर मैं 5 कहूं तो 5 को 2 टुकड़े में बांटो, 1 तो हमारा रहता ही रहता है, इसके बच्चे कितने 4। तो अब हम कोई बोलेगा सर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 5, मैंने बोला ठीक है 1 घटा दे 4, मैं बोलूंगा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बता, बोला 10,000, तो मैं बोलूंगा अच्छा फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, फिक्स कॉस्ट 40,000 है।
ऐसे यहां पे देखो 3 है, 3 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 2, तो 2 बचा और प्रॉफिट कितना है 20,000, तो मैंने फट से कैलकुलेट कर लिया 40,000। तो ये बस कॉम्बिनेशन, एग्जामिनर कभी ऐसी बातें पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं इससे फायदा क्या मिलने वाला है। अगर आप मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज दे दो और मुझे ईबीआईटी दे दो, मैं आपको आपका फिक्स कॉस्ट बता सकता हूं। आपका क्या बता सकता हूं मैं? फिक्स कॉस्ट 1 माइनस करके मैं फिक्स कॉस्ट बता सकता हूं। यहां तक बात समझ में आई? अगर मैं डीसीएल पूछूं, डीसीएल पूछूं, तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है? डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है? डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है? इनके बीच का डिफरेंस होता है, तो यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000 2। अगेन एक वो होगा हमारा, हटा दो। अगर एक डीसीएल आता है, ये डीओएल है, तो फिक्स कॉस्ट नहीं है। अगर डीसीएल में बार बार बोल रहा हूं, डीएफएल, अगर डीएफएल एक आता है तो इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में है ही नहीं। तो हम पता है क्या सीख रहे हैं? मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट में ऐसे नहीं कि हम सब देखेंगे समझेंगे, हमारे सामने डेटा होना चाहिए और हम फट से जवाब दें कि इसे आगे प्रपोजल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इतना समय नहीं होता, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजर लेवल पे। तो वो ऐसे शॉर्टकट्स टूल को समझते हैं, वो ये नहीं कहते कि तेरा प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट अच्छा बता, वो खुद ही निकाल लेते हैं फटाफट करके। तो डीसीएल 2 है, 1 हटा दो तो 5। ऐसे इसका डीसीएल क्या आएगा? हमारा डीसीएल आएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 15,000। 20,000 डिवाइडेड बाई 15,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 15,000, तो ये आ गया 1.333333, 1.3333। तो अगर मुझे अब यहां पे 1.3, तो 0.33 हो गया। तो 0.33 के हिसाब से अगर मैं करूं तो 15,000 को अगर इंटू 0.33333 एंड तक ले जाओ तो आपका 5,000 आ जाएगा। यानी आपको अगर डीसीएल दे दूं और आपको ईबीआईटी दे दूं, सॉरी ईबीटी दे दूं, तो आप मेरा इंटरेस्ट निकाल के बता सकते हो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है इनके बीच में। कंबाइन लीवरेज पूछ रहे हो सर, अरे भैया यहां पे भी डीएफएल लिखना है ना। डीसीएल कंबाइन लीवरेज पूछ रहे हो, मल्टीप्लाई करो ना, ये 10 आएगा और ये मल्टीप्लाई करो ना 3.333 आ जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि लीवरेज का मतलब क्या है? लीवरेज का मतलब है कि हम कम एफर्ट लगा के और ज्यादा आउटपुट निकाल लें। तो जब हमारा सेल्स बढ़ रहा होगा इस लेवल पे, अगर मेरा सेल्स 20% बढ़ा तो मुझे पता है प्रॉफिट बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है। अगर सेल्स मेरा 30% बढ़ा तो मुझे पता चल गया सेल्स बड़ी तेजी से क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। लेकिन जैसे सेल्स घटेगा, मेरे अकाउंटेंट ने बोला सर पिछली बार से 10% सेल्स घट गया, मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा यार पिछली बार लीवरेज मेरा बहुत हाई था। और लीवरेज जितना ज्यादा, ये ऑपरेटिंग लीवरेज हाई मतलब एक से जितना ज्यादा होगा, अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूं कि भैया बताओ कौन सा बिजनेस अच्छा था 1 साल 2 साल या एक कंपनी 2 कंपनी, में बोलूंगा ये ज्यादा सेफ है। क्यों ज्यादा सेफ है? क्योंकि यहां पे लीवरेज 3 है। तो जितना ज्यादा लीवरेज बिजनेस के लिए मोर रिस्की, और जितना ऑपरेटिंग लीवरेज कम बिजनेस के लिए लेस रिस्की। कम ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है फिक्स कॉस्ट कम बर्डन है, और ज्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है फिक्स कॉस्ट का बर्डन हमारा बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर, उसको तो भैया जल्दी से जल्दी कम करना पड़ेगा। ऐसे फाइनेंसिंग लीवरेज में जितना कम उतना इंटरेस्ट का बर्डन कम, और जितना ज्यादा उतना इंटरेस्ट का बर्डन क्या रहेगा हमारे बिजनेस के अंदर ज्यादा रहने वाला है। तो क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैंने जरूर दिया? तो एक बार मैं फॉर्मूले की बात करूं, ये फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं। अब यहां पे भी ना 2 प्रॉब्लम है। अगर आपको 2 साल का डेटा दे दे तब कैसे निकालेंगे, और 1 साल का डेटा दे दे तो कैसे निकालेंगे? कुछ ना 2 साल का डेटा कई बार मिल जाता है, तो कैसे निकालेंगे जब परसेंटेज चेंज वाला पूछ ले? तो एक तो सिंपल वाला जो कि हमने अभी देखा, तो सिंपल वाले में क्या था हमारा? सर डीओएल का फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बोलो डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये आ जाएगा। और अगर परसेंटेज बेसिस वाला निकालना हो तो ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है परसेंटेज वाले में, क्योंकि हम इसको आगे प्रूफ करके भी मैं दिखाऊंगा। ये क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? रिवर्स हो गया। दूसरे वाला मैंने अभी कराया नहीं है, हालांकि अभी तो मैं पूरा फोकस पहले वाले पे हूं। जब दूसरे वाले पे आऊंगा, अभी जस्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। बस आप इतना समझ लो कि अगर परसेंटेज बेसिस पे हुआ तो क्या होगा, ठीक है ना? अगर सिंपल बेसिस पे हुआ तो क्या होगा? अब यहां पे भी क्या होगा? एक सिंपल वाले में क्या फॉर्मूला होगा? डीसीएल में ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी।
ये किसके बीच में कॉम्बिनेशन बताता है सर? सर ये तो इंटरेस्ट के बीच में कॉम्बिनेशन बताता है। किसके बीच में बताता है सर? ये इंटरेस्ट। अगर परसेंटेज वाला मैं आपसे पूछ लूं तो इसका रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, परसेंटेज ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ईबीआईटी। बस यही तो है कलाकारी इसके अंदर। फॉर्मूले आपको याद ही नहीं करने दूंगा मैं, फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आ जाइए यहां पे डीसीएल की बात करें तो डीसीएल में क्या हमारा फॉर्मूला? सिंपल के केस में सर, सिंपल के केस में फॉर्मूला होगा हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीटी। और अगर हम दूसरी की बात करें परसेंटेज वाले का, परसेंटेज वाले का बात करें तो हो जाएगा ईबीटी, परसेंटेज ईबीटी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। कंट्रीब्यूशन जहां जहां लिखा है, अगर सवाल में आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाए तो इसके जगह पे आप सेल्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि सेल्स के बीच का डिफरेंस और कंट्रीब्यूशन के बीच का डिफरेंस कई बार सेम ही होता है रेशो। जब ना मिले तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या आपको समझ में आया? तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर यूज होगा। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम इसको अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। तो आइए एक में सवाल भी कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर आपको यहां तक फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद हो, लिखना जरूर है, नोटिंग जरूर करना है।